जय श्री राम दोस्तों। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये फिलोसफी या फिर आइडियोलॉजी कहो या आप कुछ भी कहो, आपको लगता होगा कि ये बात केवल हिस्ट्री में काम करती होगी, यानी जब राजशाही थी तब काम करती होगी। अभी तो हमारे पास लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, अब ये काम नहीं करेगी। लेकिन मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं काम करती है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको हिमाचल में भी देखने को मिलेगी। तो अब फिर और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विक्रमादित्य सिंह जी, जो 2 बार विधायक बनते हैं। दूसरी बात तो 15,000 के मार्जिन से भी जीतते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर पावर, सुप्रीम पावर्स जनता के हाथ में है। वो चाहे तो उन्हें घर भी बिठा सकती है, जो कि राजतंत्र में बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब फिर भी ये लोकसभा के इलेक्शन के लिए मंडी पार्लियामेंट से एक कांग्रेस के उम्मीदवार है। और आइए आज इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। आए हैं, बाकी वापस मुंबई जाने का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। इसलिए मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। देखिए, मैं तो विधानसभा में भी कहा कि मैं एक बंदे का एक ही आदमी है भाजपा में जिसका मैं फ़ैन हूँ। आगे गए, इस बारी भी हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे डाले हैं, चाहे वो विडोज़ को जो है उनकी बेटियों के लिए 1 लाख रुपए शादी का हो, चाहे 1 लाख रुपए से ऊपर लोन वेवर्स जो है वो देने का किसानों के लिए रखा है। और वैसे ही जो हमारे दोहराना चाहूँगा कि हमारी नंबर 1 प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद मंडी शहर को स्मार्ट सिटी से जोड़ना और स्मार्ट सिटी का बजट मंडी शहर के लिए लाना हमारी नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी। मंडी बनेगा हिमाचल का और संसदीय क्षेत्र बनेगा देश का सबसे नंबर 1 क्षेत्र। ये विक्रमादित्य सिंह जी, जो कि वीरभद्र सिंह जी के, यानी जो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल के, और यहाँ तक हिमाचल के लोग इन्हें द लेजेंड भी कहते हैं, उनके सुपुत्र हैं। और प्रतिभा सिंह जी के सुपुत्र, और प्रतिभा सिंह जी जो मंडी पार्लियामेंट से वर्तमान में सांसद भी हैं, उनके सुपुत्र हैं। और इन्होंने 2013 से लेकर 2018 तक प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का पद भी संभाला। और पीजी की डिग्री इन्होंने हिस्ट्री में करी है, यानी एमए की जो डिग्री है वो हिस्ट्री में करी है। और उसके बाद इनकी जो शादी होती है वो 2019 में होती है, लेकिन शादी सक्सेसफुल नहीं रहती। लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे काम का भी नहीं है और ये इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन 2017 में ये पॉलिटिक्स में एंट्री मार लेते हैं। लेकिन क्यों मारते हैं, क्या रीजंस हैं इसके पीछे और क्या कारण है कि दिन रात हमने जो है पॉलिटिक्स देखी है। दिन रात यहाँ पे लोगों का तांता, दिन रात यहाँ पे पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे मानचित्र पे कहीं ना कहीं छप जाता है। इट इज़ बट ऑब्वियस, तो उसको आगे लेकर जाना। लेकिन हम भी क्या ही कारण ढूंढेंगे इसमें, क्योंकि पिताजी राजा थे, उनके पिताजी राजा थे, ऑब्वियसली ये भी राजा ही बनना चाहेंगे। और इन्होंने खुद भी कहा है कि इनको पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और साथ में जो पिताजी की विरासत है उसे भी आगे लेकर जाना है। यही बेटे हैं तो यही लेकर जाएंगे, तो इसलिए ये पॉलिटिक्स में आ गए, सिंपल सी चीज़। लेकिन 2017 में जैसे पॉलिटिक्स में आते हैं ये नए होते हैं। लेकिन हम देखना चाहेंगे कि आखिर उस समय इनके क्या बयान थे, क्या मुद्दे थे, क्या टॉपिक्स थे जिनके लिए लड़ना चाहते थे। आगे गए, इस बारी भी हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे डाले हैं, चाहे वो विडोज़ को जो है उनकी बेटियों के लिए 1 लाख रुपए शादी का हो, चाहे 1 लाख रुपए से ऊपर लोन वेवर्स जो है वो देने का किसानों के लिए रखा है। और वैसे ही जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको 4/9/14 की बात है, या OPS की न्यू पेंशन स्कीम की बात है। हर चीज़ जो है हम कहते हैं, हम करके दिखाते हैं बहुत से। तो बेसिकली जो फर्स्ट टॉपिक था वो था विडोज़ की डॉटर की मैरिज के लिए जो अनुदान राशि है वो इन्होंने बढ़ानी थी 1 लाख रुपए तक। और जो दूसरा था वो एम्प्लॉयमेंट एंड रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके डेवलपमेंट के लिए था। तो अब देखते हैं आखिर इस सब में क्या हुआ, या कुछ भी नहीं हुआ, या कुछ हुआ। तो जो फर्स्ट था कि जो मैरिज के लिए जो अनुदान राशि बढ़ाई जाएगी वो 1 लाख तक बढ़ानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 लाख तक नहीं पहुंचती है। 2017 के कार्यकाल में ये 65,000 टच करती है। लेकिन अगर बात करें 2022 में जब इनका कार्यकाल आता है सुक्खू सरकार में, तब ये राशि 1 लाख तक
पहुंच जाती है, यानी सुखू सरकार इसे 1 लाख तक बढ़ा भी देती है। तो काम तो होता है, हालांकि थोड़ी देर से होता है, लेकिन चलो होता है थोड़ा। लेकिन जो दूसरा था कि एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा अच्छा करना है शिमला ग्रामीण क्षेत्र के लिए, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। जितना सोचा था उन्होंने उतना अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन क्या ही करें दोस्तों, फिर भी आज जो हिमाचल है वो अनएम्प्लॉयमेंट में देश में नंबर 1 स्टेट बन के भी उभरा हुआ है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। फिर आता है 2022, सब ये दूसरी बार विधायक बनते हैं, वो भी 15,000 के मार्जिन से। तो उस समय आखिर इनके क्या बयान थे, क्या मुद्दे थे और क्या टॉपिक्स थे, उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में शिमला ग्रामीण को सर्वश्रेष्ठ बनाने की लड़ाई है। 5,000 नौकरियां पैदा करने की लड़ाई है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे और सुविधाएं हैं, उसमें शिमला ग्रामीण को नंबर 1 पे ले जाने की लड़ाई है। तो उस टाइम इन्होंने फर्स्ट टॉपिक रखा था कि 5,000 नौकरीज, 5,000 जॉब्स हम देंगे शिमला ग्रामीण के ही लोगों को से। और दूसरा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन एंड हेल्थ में जो शिमला ग्रामीण है उसे नंबर 1 बनाएंगे। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम पर। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, वो भी आप आगे देख सकते हो। एक्चुअली जो बात करी थी उन्होंने 5,000 जॉब्स की, 5,000 नौकरियों की। तो आज अगर एम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो जो रूरल एरियाज हिमाचल के लाइक शिमला ग्रामीण, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट 3.3 से 3.8 तक गिर चुका है। और साथ में अगर जॉब्स की बात करें, यानी कि सरकारी नौकरियों की अगर बात करें, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आखिर क्या ही सरकारी नौकरियां गवर्नमेंट ने दी है। इवन ये खुद भी कहते हैं कि केवल हमको सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना है। सरकारी नौकरियां भी लिमिटेड है और ऊपर से जो सरकार की वित्तीय परिस्थिति है, गवर्नमेंट जॉब्स देना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं और साथ में उनके पास कई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसके चलते वो गवर्नमेंट जॉब्स उतनी नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप ये भी देखते होंगे कि इस बार के बजट में, सुक्खू सरकार के बजट में स्वरोजगार पर ज़्यादा बल दिया गया है एज कम्पेयर टू रोजगार के। लेकिन फिर एक और चुनाव अब आ रहा है, वो है लोकसभा का चुनाव, जहां पर भी ये मंडी पार्लियामेंट से प्रत्याशी है कांग्रेस का। तो अब ये क्या बयान दे रहे हैं यहाँ पर। दोहराना चाहूंगा कि हमारी नंबर 1 प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद मंडी शहर को स्मार्ट सिटी से जोड़ना और स्मार्ट सिटी का बजट मंडी शहर के लिए लाना हमारी नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी। मंडी बनेगा हिमाचल का और संसदीय क्षेत्र बनेगा देश का सबसे नंबर 1 क्षेत्र, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बयान दिया मंडी को नंबर 1 बनाने का, मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने का, कि मंडी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा एज लाइक धर्मशाला की तरह। काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा मंडी को, कि मंडी को जो है नंबर 1 बनाना है। लेकिन यहाँ पर मैं इनको कुछ उनकी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाऊंगा जो इन्होंने 2022 में करी थी जनता के साथ। चाहे स्वास्थ्य है, चाहे और सुविधाएं हैं, उसमें शिमला ग्रामीण को नंबर 1 पे ले जाने की लड़ाई है। साथ जो है मैं फरेब नहीं कर सकता हूँ। उनको वहाँ के काम को करना ये मेरी प्राथमिकता है नंबर 1। और दूसरी बात, जो मुझे एक जिम्मेवारी सरकार के अंदर दी गई है, उसका भी हम निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँ, इन्होंने कहा था कि जो शिमला ग्रामीण है उसे नंबर 1 बनाना था, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खत्म होने लगती है जब पॉइंट आता है, जब डेट आती है फरवरी 2024 की, जब ऐसा पॉइंट आ जाता है कि ये इस्तीफा तक देने वाले होते हैं मंत्री पद से। मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers. विधायक पद से। और कई अफवाहें तो इतनी भी फैलती हैं कि ये बीजेपी के ऑफिस के चक्कर काट रहे थे और बीजेपी ज्वाइन भी करना चाहते थे। हालांकि ये सही है या गलत ये नहीं पता, लेकिन ये इतना जरूर है जो उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि इस्तीफा देना चाहते थे, क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप उनके सीएम से अच्छे नहीं थे। सीएम जी उनके पिताजी के लिए 2 गज जमीन तक नहीं दे पा रहे थे, ये ऐसा उनका कहना था। लेकिन फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो कांग्रेस की है वो उन्हें मना लेती है और एम्बैरसिंग फील नहीं होता है कांग्रेस गवर्नमेंट को भी, इसलिए मना लेती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अब इलेक्शन आते हैं लोकसभा के, तो वहां पर वही गवर्नमेंट, वही हाई कमान इनको टिकट देती है लोकसभा सीट की मंडी से। और यहाँ पर ये उस जनता की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ली थी उसे भुलाकर इसे एस्केप्ट भी कर लेते हैं कि मैं लोकसभा सीट मंडी से लोकसभा की इलेक्शंस लड़ूंगा।
एज इन्होंने पहले कहा था कि इनके लिए जो सबसे मेन प्रायोरिटीज उस टाइम पर थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिमला ग्रामीण की। लेकिन इंटरव्यू में इन्होंने एक दूसरी चीज भी कही थी दोस्तों, जो भी निर्णय होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, पार्टी सर्वप्रिय है, पार्टी जिंदा है तो हम है पार्टी का। कि पार्टी के परे कुछ भी नहीं, हाई कमान के परे कुछ भी नहीं, बाकी तो सब इसके बाद है। पार्टी है तो हम हैं। और ये सच भी है हर पॉलिटिशियन के लिए, जब वो उस पार्टी में होता है तब तक उसके लिए वो पार्टी ही सब कुछ होती है। चाहे वो पार्टी गलत भी करेगी, चाहे वो पार्टी सही भी करेगी, लेकिन सिर्फ वो उसके ही गुणगान करेंगे। और जो विपक्ष में ओपोनेंट में पार्टी होगी उसकी सिर्फ बेइज्जती और उसको क्रिटिसाइज ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात इनमें ये भी है, और वो अच्छी बात क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है। तो अच्छी बात ये है कि विपक्ष में जो कोई भी पार्टी हो, यानी कि जैसे अभी विपक्ष में बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी पार्टी के भी कुछ कैंडिडेट्स की, कुछ एमएलएज की ये तारीफ तक करते हैं कुछ पॉलिटिशियंस। ये खुद कहते हैं कि नितिन गडकरी जी के ये बहुत बड़े फैन हैं। मैं भाजपा में जिसका मैं फैन हूँ क्या मान, और वो नितिन गडकरी जी है। आपके उनकी जो भी कार्यशाला है, जो भी कार्य करने का तरीका है, जो भी काम वो करते हैं, उससे वो काफी इंप्रेस्ड हैं। और दूसरे अनुराग ठाकुर जी से काफी इंस्पायर होते हैं, उन्हें अपना बड़ा भाई भी कहते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जो अच्छी भी है, लाइक ये इंस्पायर होते हैं, उतनी ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। अब हर जगह तो क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ जगह तो करना भी पड़ता है, क्यों आखिरकार ये दूसरी पार्टी से विचारधारा अलग है। लेकिन ये इनकी अच्छी बात है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी पॉलिटिशियन पर उतना ज्यादा ट्रस्ट मत करो, क्योंकि पॉलिटिशियन ने, जैसे कि इन्होंने भी खुद ही कहा अभी, कि फर्स्ट प्रायोरिटी इनके लिए इनकी पार्टी है। पार्टी जो भी करेगी, जैसा भी करेगी, वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। चाहे जनता ने इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी शिमला ग्रामीण की, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने पीछे छोड़ा, और जो पार्टी ने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसे उन्होंने आगे रखा। इससे ये साबित हो जाता है कि हर पॉलिटिशियन के लिए, चाहे वो कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा, उसके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उसकी पार्टी है, ना कि जनता। इसलिए इस बहम में कभी भी मत रहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज उमेश कुमार, थैंक यू सो मच।